यस स्टूडेंट, सो दिस इज़ पार्ट टू। एमसीक्यूज़ का पार्ट टू है बेटा। पार्ट वन ऑलरेडी आप जो है अपलोड कर चुका हूँ। सो पार्ट वन के अंदर चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए पार्ट टू बनाना पड़ा इसका। सो काइंडली बेटा आप काइंडली कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि सिस्टम प्रॉपर नहीं है और पूरी इतनी लंबी वीडियो नहीं हो सकती एडजस्ट, इसीलिए मैंने पार्ट वन पार्ट टू में किए। तो पार्ट टू है, पार्ट टू के अंदर कुछ 3-4 चैप्टर्स कवर करने। पार्ट वन के अंदर भी हमने 3-4 चैप्टर डिस्कस कर लिए। अच्छा, मैंने एमसीक्यूज की रिदम नहीं बल्कि मैंने कंप्लीट टॉपिक बता दिए। तो टॉपिक के लिहाज से कोई भी एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। ज़रा ये पार्ट टू भी ज़्यादा लंबा ना चल जाए, क्योंकि 3-4 चैप्टर्स कवर करने। काइंडली स्टार्ट करते हैं बेटा। सो इसमें दिस टाइम हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करें, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। इसके अंदर सबसे पहली जो एमसीक्यूज के अंदर आने वाली चीज़ है वो ये है कि नंबर देकर आपसे बोलेगा इसकी क्यूब रूट क्या होती है। ठीक है बेटा, तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि क्यूब रूट इसे कैसे निकालते। सबसे पहले तो उसका प्लस और माइनस का साइन देखना है कि जो प्लस में है उसके रूट प्लस में आएंगे, जो माइनस में है उसके रूट माइनस में आएंगे। कैसे आएंगे ये आपको बताना है मैंने, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये देखना है जो नंबर है वो किसका क्यूब, वन का ही क्यूब है, इसलिए इसका पहला आंसर वन आएगा, दूसरा ओमेगा आएगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके साथ भी वन होगा, इसके साथ भी वन। लिखने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख लो। तो इस वन प्लस वन के रूट क्या आएंगे, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस वन ओमेगा और माइनस वन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट के अंदर तो वन ओमेगा, यानी जिस नंबर का क्यूब है पहले वो नंबर आएगा, फिर उसी नंबर के साथ ओमेगा आएगा, फिर उसी नंबर के साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो हर हाल में आएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो आएगा ही। निशानी क्या करनी कि 8 और किसका कोई भी नंबर है वो किसका क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसका पहला रूट आएगा 2, दूसरा आएगा 2 ओमेगा और तीसरा आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये शॉर्टकट है, ठीक है। 27, लेकिन माइनस का, तो माइनस का ये देखो किसका क्यूब है, 3 का, जो होगा -3, दूसरा होगा -3 ओमेगा और तीसरा होगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट है किसी भी के क्यूब निकालने का। 216 किसका क्यूब है, 6 का। प्लस का है, माइनस का हो तो आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, सो प्लस का है तो 6, फिर कॉमा 6 ओमेगा, फिर कॉमा 6 ओमेगा स्क्वायर। ये 64 किसका है, 4 का, इसलिए पहला 4, फिर 4 ओमेगा और फिर 4 ओमेगा स्क्वायर। तो शॉर्टकट में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये आपको आ गया। ठीक हो गया बेटा। निशानी दोबारा सुन लो कैसे करनी है। माइनस है तो सारे रूट माइनस में आएंगे, प्लस है तो प्लस में आएंगे। आपने निशानी ये रखनी है कि नंबर किसका क्यूब है, बस इतना याद रख। ठीक है, क्यूब याद कर लेना। उसके बाद है क्यूब रूट यूनिटी। क्यूब रूट यूनिटी क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से सब इसके सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट कैसे होते हैं, अगर मान लो इसमें से ओमेगा स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मान लो इसमें से ओमेगा को वहां भेजना है तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ छोड़ दो और इस ओमेगा को वहां शिफ्ट करोगे तो ये माइनस ओमेगा। अब एक मरतबा ओमेगा स्क्वायर को वहां भेजा, एक मरतबा माइनस ओमेगा को वहां भेजा, एक मरतबा 1 को भेज देते तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1। ये चीजें सवालों के बीच में भी काम आएगी बेटा। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको सवाल दे दे कि बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है। ये आपको दे रहे 1 प्लस ओमेगा, बताओ किसके बराबर होता है, नीचे ऑप्शन में दिए होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये चीजें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज आपको दी होती है, ओमेगा की पावर क्यूब इज इक्वल टू डैश। क्या होता है, तो ओमेगा की पावर क्यूब किसके बराबर होती है, 1। इवन क्यूब ही नहीं बल्कि ओमेगा की कोई भी पावर जो 3 के टेबल में आती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। मान लो ओमेगा की पावर 6 हो तो भी ये किसके बराबर होगा, 1 के। मान लो आपके पास ओमेगा की पावर 27 हो तब भी ये किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है बेटा। इसके अलावा ओमेगा की पावर अगर इवन आ जाए तो आप उसको ऑड में तोड़ दो। ठीक है, लाइक दिस। अगर मान लो यहाँ पावर 4 आ गई तो आप क्या करोगे, इसको पावर क्यूब और 1 में तोड़ दोगे, और जब आप तोड़ोगे तो जैसे ही आप तोड़ोगे एक पार्ट इसके 3 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली तो 3 के टेबल वाला 1 हो जाएगा और जो रह जाएगा वही आपका आंसर हो। मान लो यहाँ पर हो ओमेगा की पावर 28 हो, ठीक है, तो आप इसको ओमेगा 27 इंटू ओमेगा में तोड़ दो। ओमेगा की पावर 27 जो है वो 1 बन जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो जो रह जाएगा वो ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी ओमेगा की बड़ी पावर को रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये कहानी आपने लाजमी याद रखनी है। प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी बाकी मतलब चीज़ों के अंदर। ठीक है, अगर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस चैप्टर का ऐसा है। सम ऑफ रूट क्या होता है, किसी फॉर्मूले के तहत मैं आपको बता दूं, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इन दोनों से एक और एमसीक्यू जो आता है वो इन दोनों से मिलकर आता है, इसलिए पहले ये बताना जरूरी था। ठीक है, मान लो एक इक्वेशन आपको दे दें, ठीक है,
कोई सी भी इक्वेशन आपको दे दे, कोई नॉर्मल रखें ताकि इसको सॉल्व करना ज़रा से आसान हो। मान लो आपको दे दे 2x², फिर आपको दे दे -4x+6 और आपसे कहे कि बताओ ये आपके पास इक्वेशन है और आप हमें वैल्यू बताओ किसकी, α² + β²। अब आप हैरान कि सर ये क्या, आप तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई स्क्वायर वायर है ही नहीं, ये α² β² कहाँ से आ गया। तो इसके लिए एक छोटी सी लॉजिक है बेटा। लॉजिक क्या है कि आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ठीक है, एग्जाम के हवाले से। और ये बराबर होता है a² + b² + 2ab, और अगर माइनस हुआ तो माइनस, सिंपल। अगर यहाँ माइनस मालूम करना तो आप माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आ रही है, लेकिन खैर माइनस वाला होता नहीं है, ठीक है, अमूमन प्लस वाला ही होता है। तो α² + β² की वैल्यू मालूम करें, देखो a की जगह अल्फा पुट कर दो और b की जगह बीटा पुट कर दो। यहाँ भी a की जगह अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह बीटा का स्क्वायर, +2 a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा। तो अब अगर देख लो ये α² β² आपको मालूम इस फॉर्मूले में से, जबकि ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आ जाए और ये अल्फा बीटा यहाँ से आ जाए, ठीक, मालूम करते जरा, देखो कैसे बताओ। इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालने आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें से जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ हो वो ए की वैल्यू होती है और जो बी की वैल्यू होती है वो एक्स के साथ, यानी बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू क्या है, ये है 6 जनाब। यहाँ पुट कर दो, निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, माइनस अपनी जगह पर फॉर्मूले वाला और b की जगह आ जाएगा -4 और अपॉन में a की जगह आ जाएगा 2, ठीक है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 2 जा, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c कितना है 6 और a कितना है 2, 2 1 2 3 जा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। अल्फा प्लस बीटा की 2 और अल्फा बीटा की 3 यहाँ पर लाके पुट कर दो, इस पर स्क्वायर भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करना है 2, यानी जो भी आपके पास वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू 10 इक्वेशन जो आपको दी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करना है, इसको रहने दो, और +2 अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इज +2 3 6। अब ये 4, ये प्लस का 6 यहाँ पर आके माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बेटा 6 में से 4 देंगे तो 2, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस हो सकता है आपके पास वैल्यू प्लस में आए, जरूरी नहीं है कि माइनस में आए। मेरा मकसद था आपको इस सम रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देना, कि एग्जाम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आती है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ये आएगा 100% इंशाल्लाह इसमें सही आ जाएगा, एक सम रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करके ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। काइंडली बेटा इसको प्रॉपर तरीके से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये 3 मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिली थी जो कि आपके साथ शेयर कर दी मैंने। इसके अलावा जो है बेटा कुछ कंडीशन जो है वो आपको बतानी है इस थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक, जरा फटाफट से इसको लिख लो, फिर आपको वो बताते हैं। शाबाश स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो मतलब जो पिछले उसमें चैप्टर के हम लोगों ने जो है बात करी थी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। जो है अब जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर 30 है, ठीक है, 30 चैप्टर नंबर 30। और जो इसके हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो दरअसल बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक नाम है इसका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, इसके अंदर सारे फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। फार्मूलाज याद होंगे बेटा, इंशाल्लाह एमसीक्यूज इतने आसानी से हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो बेटा, सबसे पहले फार्मूलाज आपने जो याद करने हैं वो ये रेसिप्रोकल फार्मूलाज है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और अगर इसको उलट कर दो कोसेक को यहाँ ले आओ साइन को यहाँ, तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। इस तरह cos इक्वल टू 1/sec तो sec इक्वल टू 1/cos, टेंजेंट इक्वल टू 1/cot और cot इक्वल टू 1/tangent, मतलब जो बाहर होगा उसका दूसरा वाला रेसिप्रोकल नीचे हो, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये ट्रांसवर्स फॉर्मूले हैं, सॉरी रेसिप्रोकल, ये याद रखना आपको, ठीक है। और टेंजेंट के जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो ये रहे कि टेंजेंट का जो रिलेशन होता है साइन और कॉस के साथ होता है टेंजेंट इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी साइन और कॉस के रेशो के अंदर टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। साइन ऊपर हो और कॉस नीचे हो तो टेंजेंट के बराबर, और अगर कॉस ऊपर चला जाए और टेंजेंट नीचे साइन नीचे आ जाए तो ये कॉट टेंजेंट के बराबर होता है, कॉट के बराबर, ठीक है। अब इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती है बेटा। पहली आइडेंटिटी ये रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये 2 सब इसकी है, सब का मतलब है इसके मजीद पार्ट से, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का था, मैंने इसको यहाँ बैठ के माइनस किया, यहाँ कॉस स्क्वायर,
ठीक है, यानी ये साइन स्क्वायर जो है वो वहां जाके शिफ्ट हो गया। तो अब एमसीक्यूज में कैसे आएगा, एमसीक्यूज में ऐसे आएगा कि आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया होगा, बताएगा कैसे किसके बराबर है ये, तो आपको बताना पड़ेगा। बस ये तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी। ठीक है, अच्छा मान लो अगर वो आपको कॉस स्क्वायर थीटा को वहां भेज दे और साइन को यहीं छोड़ दे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आप एमसीक्यूज में यहाँ आपको ये दे देगा या ये दे देगा, एक साइड देके दूसरी साइड आपसे पूछेगा। ठीक है, ये पहले आइडेंटिटी के 3 पार्ट हो गए। दूसरी आइडेंटिटी ये थी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसके भी 2 सब पार्ट है। पहला सब पार्ट कैसे कि इसमें से प्लस 1 को वहां भेज के बल्कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा को वहां भेजोगे तो माइनस का टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा, लाइक दिस। सॉरी बेटा, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, ये सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर और ये प्लस का टेंजेंट यहाँ पर आके माइनस का टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर ये बराबर होता है 1 के। क्यों? क्योंकि 1 अपनी जगह पर है और ये वहां जाके माइनस हो गया। नेक्स्ट जो ये टाइप है, इसमें टेंजेंट को यहीं रहने दिया और प्लस 1 को वहां भेज के माइनस 1 कर दिया। ठीक है बेटा, ये सेकंड आइडेंटिटी थी। थर्ड आइडेंटिटी ये थी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लो इसमें से भी चेंजिंग हो सकती है, 1 को अगर यहाँ भेजोगे तो यहाँ कोट है, कॉट स्क्वायर रह जाएगा और 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर कोट को यहाँ भेजोगे तो कोट माइनस हो जाएगा, वहां सिर्फ 1 रह जाएगा। इसी तरह आइडेंटिटीज को बेटा जबानी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट, वो ये होती है एमसीक्यूज जो आता है ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर का, वो होता है कि द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल या द साइड अपोजिट टू द एंगल सबटेंडेड इज कॉल्ड डैश, यानी 90 जो एंगल है उसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है, वो दरअसल होता है हाइपोथेनियस। क्या होता है? हाइपोथेनियस। यानी वो इस तरह एमसीक्यूज पिछली मरतबा भी आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए याद रखना है। द एंगल द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज कॉल्ड हाइपोथेनियस, यानी एंगल का जो सामने वाला साइड होता है ना, अपोजिट साइड, वो हाइपोथेनियस होता है। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की मालूमात थी। ये नीचे वाली लाइन इसकी बेस कहलाती है और ये वाली परपेंडिकुलर साइड कहलाती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये जो बाकी दोनों होते हैं बेटा, ये आपके पास 45 डिग्री के एंगल होते हैं। तो 45 ये 90 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके एक और एमसीक्यूज आते हैं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स को आप सम करोगे तो क्या बनेगा? 180 बनेगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू ये जनाब आपके पास होता है 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? 180 बन जाएगा। ये बेटा फॉर्मूलाज के रिस्पेक्ट से था, ये फटाफट से आप लोग उतार लो बेटा। फिर इसके बाद चैप्टर्स के हवाले से हम बात करते हैं कि चैप्टर में एमसीक्यूज कैसे आते हैं। जरा क्विक से लिखो। हमारे पास ये 3 मैंने एक छोटे छोटे से सवाल लिए कि जिसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, यानी यूज वही सारे फार्मूलाज ही होने जो मैंने अभी आपको बताए, यानी इन्हीं में से जो एक फार्मूलाज कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिटीज कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बताने। 3 छोटे से सवाल के एमसीक्यूज में आ सकते हैं उसने आज से। देखो जरा मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपने वहां पर सॉल्व करके सिर्फ आंसर लिखना होगा। चूज द ऑप्शन में से, ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा आप वही देंगे। देखो ये मैथ्स ऐसी चीज है बेटा जिसको सोल्यूशन मांगती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जबानी याद हो जाए, हाँ फॉर्मूलाज आ गए तो जबानी याद हो जाएंगे, अगर सवाल आ गए तो फिर वो आपको जबानी याद नहीं होगा बल्कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा रफ शीट के ऊपर। ठीक है, बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे वहां पर एग्जाम के अंदर। देखो बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड लाना है राइट हैंड साइड की वजह से। देखो जरा ये वाला साइड लो और ये वाला आ जाएगा। देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो किसके बराबर है ये आपको बता। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर फर्स्ट आइडेंटिटी के मुताबिक देखो तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ क्या 1 माइनस कॉस, मतलब कॉस को वहाँ माइनस कर दिया गया है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस को वहाँ बेच के माइनस कर दिया। अब देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, जब ये सेम है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? साइन, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसकी जगह साइन, यानी अंडर रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी जगह लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह, 1 माइनस कॉस इसके बराबर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और सिर्फ क्या रहेगा? साइन थीटा। ये इस तरीके से छोटे सवाल एमसीक्यूज में आते हैं बेटा, तो देख लो साइन थीटा आ गया। इस तरह ये भी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन अपनी जगह पर, दोनों को बराबर लाना है। तो देखो जरा ये वाली साइड दे देता हूँ मैं, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा लाना क्या है आपको लाना है टेंजेंट लाना है इस तरफ। ठीक है, तो टेंजेंट लाने के लिए एक छोटा सा काम, ये आइडेंटिटी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है ये आपने याद रखनी है। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? आइडेंटिटी थी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
तो इस तरीके से अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 को वहाँ माइनस कर तो देगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बल्कि सॉरी ये इस तरफ, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इस तरह बेटा ये हमारे पास होता है दरअसल टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बेटा होता है हमारे पास इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बल्कि यार इस सवाल के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसको ज़रा मैं चेक कर लूँ, वेट कर, मैं इसको सॉल्व कर लूँ। बेटा सॉरी ये यहाँ पर दरअसल माइनस आ गया था, इस वजह से ये प्लस है दरअसल, ठीक है। तो प्लस है हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 बाद में भी हो सकता है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपने क्या करना है, 1 प्लस टेंजेंट हो या टेंजेंट प्लस 1 हो, बात तो एक ही है। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिख दो साइन थीटा अपनी जगह पर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो साइन थीटा और ये रह जाएगा आपके पास सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, मैंने आपको अभी इस तरह फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें मैंने कहा था आपको सेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, तो इसकी जगह आप क्या लिख दो साइन थीटा और मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा देखो साइन 1 ज़ा साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। अभी आपको मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे, मतलब ऑल डिपेंडेंट अपॉन फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूलाज इसी तरीके से याद होगा तो काम बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जरा देख लो बेटा फटाफट से, ये भी थोड़ा सा आसान सवाल है। देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है टेंजेंट वाला, जिस तरफ टेंजेंट है, ठीक है, और देखो जरा कैसे टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है। देखो अभी भी हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस की जगह क्या लिख टेंजेंट, यानी ये वाली साइड, तो यहाँ भी हमने साइन की जगह साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉस से कॉस कैंसिल क्या रह गया साइन थीटा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। इस तरीके से बेटा छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकते हैं सीक्यूज के तौर पर। इस चैप्टर से ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको मैंने बता दी, मजीद अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो बता दूंगा, अदरवाइज तो इस चैप्टर से तकरीबन इतनी एमसीक्यूज आती है मुझे, ठीक है। फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करने इस चैप्टर में से ताकि क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, सो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो दरअसल है पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर दरअसल होता क्या है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। देखो बेटा ये पूरा बोर्ड मैंने इसलिए भर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो फटाफट से बताना है। देखो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन इज पॉसिबल, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल कब होता है, जब फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है। यानी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल कब होता है, जब उसका जो फ्रैक्शन हो जिसको आप प्रॉपर उसमें कन्वर्ट कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन में, उसका मस्ट प्रॉपर होना जरूरी है। प्रॉपर क्या है उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो होता है जिसकी ऊपर वाली की डिग्री है, न्यूमिनेटर की डिग्री, किसकी, न्यूमिनेटर की डिग्री जो होती है वो दरअसल छोटी होती है किसके, नीचे वाले से। देखो इसीलिए मैंने ये दरअसल यहाँ होते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है यहाँ पर ऊपर भी नीचे भी, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ये एक्स एक्स लिए ताकि पावर में डिफ्रेंशिएट करना जान जाओ। ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, तो 2 बड़ा या 3 बड़ा है, इसलिए नीचे वाली की डिग्री हर हाल में बड़ी होनी चाहिए। अगर नीचे वाली की डिग्री बड़ी होती है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर नहीं इन केस आपके पास ऊपर वाली की डिग्री बड़ी होगी नीचे से तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। पहला केस, और इम्प्रॉपर का दूसरा केस ये होता है कि ऊपर वाली की डिग्री और नीचे वाली की डिग्री बिल्कुल सेम हो जाती है, ठीक है। ये टिप्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सवाल सॉल्व करते हुए भी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर तो ऐसी कंडीशन आ जाती है तो पहले आपको क्या करना होगा ये भी मैंने बताया हुआ यहाँ पर। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, प्रॉपर के अंदर। शर्त क्या है कि उसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है उसको डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, लाइक दिस। मान लो अगर इसको मैं देख दूं तो एक्स क्यूब को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। डिवाइड करने का रूल क्या है, जो आपके पास अंदर वाले नंबर है उसमें देखो उसमें क्या डिफरेंस है, ये एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जितना फर्क है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक्स की कमी है एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जस्ट आपको बताने के लिए, इस तरह मेरे पास एक नंबर है तो एक नंबर को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से यहाँ से डिवाइड करना, और जो भी बचेगा जैसे 2x कैंसिल तो 1x रहेगा, वही इस 1x से यहाँ रखकर इसको मल्टीप्लाई करना। यहाँ 2 या 3 नंबर जरूर होंगे एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ तो एक नंबर है, तो ये आपको रूल बता दिया कि मैंने कि अगर ऊपर वाली नंबर को नीचे वाले से डिवाइड कर दोगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी किस में आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर,
प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ये तो केस, दोबारा सुन लो, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाली डिग्री छोटी होगी नीचे वाली बड़ी। इम्प्रॉपर कब होगा, जब ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो जाएगी नीचे वाले से, या दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, कन्वर्ट कैसे करते हैं लिख दिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना और या फिर वीडियो रिवाइज कर लेना ताकि टाइम बचत हो जाए। अगले मैंने कुछ केसेस लिखे, पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, 4 तरह के केसेस होते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरह केस दिया जाएगा कि लीनियर केस के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होता है, ये राइट हैंड साइड आपको नीचे ऑप्शन में दिए होंगे। ठीक है, तो आपको केस से पहचानना है कि लीनियर के अंदर वो राइट हैंड साइड कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, लीनियर रिपीटेड के अंदर कैसे तोड़ते हैं, क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे तोड़ते हैं, क्वाड्रेटिक रिपीटेड के अंदर कैसे तोड़ते हैं। ये बड़े ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले लीनियर केस। लीनियर केस का मतलब है कि एक्स की पावर क्या हो, 1 ठीक है, ये लीनियर केस होता है। अब बाद में बताता हूँ डिफरेंस क्या है। जब लीनियर केस हो ना तो बेटा आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, अगर नीचे जितनी भी ब्रैकेट हो उतने हिसाब से वेरिएबल आते हैं। पहले ब्रैकेट पे ऊपर ए अपॉन में पहला ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस भी आ सकता है लेकिन प्लस से ज्यादा आसान होता है, प्लस और दूसरे ब्रैकेट के ऊपर बी। बस ये आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है ये लीनियर एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का तरीका है। फिर आप ए और बी की वैल्यू जीरोस मेथड से निकालते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये बेटा लीनियर केस को तोड़ने का तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन में, पहला केस। दूसरा केस है लीनियर रिपीटेड। अब इसमें पहचान कैसे करोगे कि रिपीटेड क्या होता है। बेटा रिपीटेड याद रखना बेटा कि हमारे पास होल पावर आ जाएगी ब्रैकेट के ऊपर, होल पावर। जब ब्रैकेट के ऊपर होल पावर आ जाएगी तो उसका मतलब होता है रिपीटेड, यानी एक चीज बार बार आ रही है। अब इसीलिए मैंने देखो यहाँ क्यूब लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि क्यूब का मतलब, स्क्वायर लिखता तो वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैंने क्यूब लिख दिया, स्क्वायर भी इसके अंदर आ गया है। देखो जरा, ये है एक्स की पावर तो 1 है तो इसका मतलब है लीनियर है, एक्स की पावर 1 का मतलब है लीनियर है, और होल पावर का मतलब है कि ये रिपीट भी हो रहा है। कितनी मरतबा, 3 मरतबा। तो जब आप रिपीटेड हो, लीनियर रिपीटेड याद रखेंगे, पहले आपने एक्स की पावर देखनी है, अगर वो 1 है और होल पावर भी कुछ ना कुछ आ रही है तो फिर ये लीनियर रिपीटेड हो। ठीक है, अब देखो कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले आपको देखो इसकी, ये जो एक्स की पावर क्यूब है इसके अंदर दो चीजें छुपी हुई है, एक तो एक्स की पावर 1 वाली टर्म भी आ चुकी है, दूसरा एक्स की पावर स्क्वायर वाली भी टर्म इसके अंदर छुपी हुई है, तब एक्स क्यूब है, यानी 3 टर्म है इसके अंदर। इसीलिए जब आप तोड़ोगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो पहले पावर 1 वाली टर्म लिखोगे, फिर पावर स्क्वायर वाली टर्म लिखोगे, फिर पावर क्यूब वाली टर्म लिखोगे। इस तरह लीनियर रिपीटेड का ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखने में। ठीक है बेटा, अगर पावर स्क्वायर हुई तो यहाँ तक ओपन हो जाएगा, पावर क्यूब होगी तो वहां तक ओपन हो जाएगा, यानी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उससे छोटी वाली पावर भी आपने लिखनी है। ए के नीचे पहले पावर 1 वाली टर्म, बी के नीचे पावर 2 वाली टर्म, सी के नीचे पावर 3 वाली टर्म, इस तरीके से ये होल पावर वाला जो टर्म्स है वो चलता जाएगा। ठीक है बेटा, उसके अगला केस है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की पहचान होती है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2। तो यहाँ दो टर्म है, देखो जरा, एक तो ये लीनियर है एक्स की पावर 1, लेकिन अगला वाला क्या है, ये अगला वाला है स्क्वायर। तो जब एक्स के ऊपर पावर स्क्वायर आ जाती है वो क्वाड्रेटिक केस बन जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के अंदर कैसे तोड़ते हैं, गौर से सुनो मेरी बात। जो लीनियर है उसका तो वैसे ही ऊपर वाले की तरह होगा, मैंने क्या किया, ए लिखा उसके नीचे पहली वाली ब्रैकेट लिख दी एक्स प्लस 2, ये लीनियर की तरह। लेकिन अगला वाला फैक्टर जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर आपने क्या करना होगा, जब ये आप जिसके डिनोमिनेटर में लिखोगे तो उसके ऊपर ए के बाद बी आता है, बी के साथ एक एक्स लगाओगे, फिर प्लस सी भी लगाओगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक के अंदर हम क्या करते हैं कि अगला वाला ए के बाद जो भी वेरिएबल हो सकते हैं, अगला पांचवा हो, चौथा हो, जो भी वेरिएबल हो, उसका पहले वाले के साथ एक्स लगाते हैं और दूसरा अगला वाला वेरिएबल लगा लेते हैं। मान लो ये बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो एक्स की एडिशन है ये चीजें आपने याद रखनी है इसके अंदर। ठीक हो गया बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा बेटा, सराउंडिंग की थोड़ी सी आवाज़ें को एडजस्ट करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज लास्ट नाइट है, कल आपका पेपर है, बड़ी मुश्किल से टाइम एडजस्ट किया आपके लिए। सो काइंडली सराउंडिंग की आवाज़ों को आप लोग ना देखें और अपना काम करें। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गए क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक रिपीटेड कैसे होगा। रिपीटेड बेटा दोबारा बता रहा हूँ, जब जब रिपीटेड की बात आएगी तब तब होल पावर आएगी, होल पावर यानी ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर। एक्स की पावर से ये पहचान होती है कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, और होल पावर से ये पहचान होती है कि रिपीटेड है। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक में फर्क एक्स की पावर से होती है और रिपीटेड की पहचान क्या से होती है, होल पावर से, ब्रैकेट के ऊपर वाले से। तो अब यहाँ देखो, ये जनाब ऊपर क्या उसको छोड़ दो, मैं आपको केस समझाना चाह रहा हूँ कि लिखेंगे कैसे उसको, राइट हैंड साइड, ये चीज आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में आती है। अब बताओ एक्स की पावर यहाँ तो बनी, ये तो हमारे पास लीनियर केस हो गया, तो सीधे सीधे ए के नीचे आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होल पावर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से क्वाड्रेटिक हो गया और होल स्क्वायर से ये रिपीट भी हो गया, मतलब अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के अंदर एक और पावर भी है, पावर 1 वाली टर्म, तो वो भी मैंने लिखनी है।
पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1 वाली टर्म ढूंढी, वो लिखी, और चूंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का वही तरीका, बी के साथ एक्स प्लस सी। अब ये रिपीट भी हो रहा है तो फिर से प्लस लगाया, और अगला सी के बाद क्या था, डी, डी के साथ एक्स लगाया प्लस एफ क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। तो आपको ये बताना मकसद था कि आप किस तरीके से को रिपीटेड को लिखते हैं, लिखने का तरीका। इसको आराम से खून से बेटा लिख लो। ये मैंने नीचे इसलिए क्योंकि वहाँ जगह नहीं था, दोबारा सुन लो। क्वाड्रेटिक रिपीटेड थोड़ा सा मुश्किल होता है। ए अपॉन एक्स प्लस वन लीनियर वाला केस हो गया। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो होल स्क्वायर से पहले वन उसकी 1 वाली टर्म लिखेंगे, फिर पावर स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। ठीक है, ये केस आपने बेटा लिख लेना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बस ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये क्वेश्चंस के लिहाज से मैंने आपको बता दिया ताकि क्वेश्चन में भी याद रहे। हो सकता है प्रॉपर इम्प्रॉपर भी एमसीक्यू में पूछ ले कि प्रॉपर कैसे होता है, इम्प्रॉपर कैसे होता है। तो ऊपर वाली की डिग्री अगर छोटी हो तो प्रॉपर, ऊपर वाली डिग्री अगर बड़ी हो तो इम्प्रॉपर, और अगर दोनों के बराबर हो तब भी इम्प्रॉपर। ठीक हो गया बेटा, इससे भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को या स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे करके रिवाइज करके देख लें, जो भी जैसे आपकी मर्जी है। इस फ्रैक्शन के बाद आप ज्योमेट्री की कुछ थोड़ी बहुत एमसीक्यूज है वो आपको करवाता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपके सारे एमसीक्यूज फिर हो जाएंगे। इसको लिख लो बेटा फटाफट से, फिर हम ज्योमेट्री के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यस बेटा, अब हमारे पास जो है जो एमसीक्यूज मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है ज्योमेट्री सेशन के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्री सेशन में मेरे टोटल तकरीबन 6 से 7 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मायने रखते हैं और आते हैं अक्सर का। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन एमसीक्यूज बहुत आते हैं ये वाले। इसीलिए गौर से सुनना, मेरे अल्फाज को गौर करना और वो अपने अल्फाजों में उर्दू में लिख लेना, ताकि वहां पर एमसीक्यूज में आपको मसला ना हो। देखो बेटा, सबसे पहले सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के बाहर वाले तीनों पॉइंट को टच करे, और बाहर वाले पॉइंट्स को कहते हैं वर्टिसेस। यानी ऐसा ट्राइंगल, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को कट करे या तीनों वर्टिसेस में से पास हो, ऐसे सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, अच्छा, इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल वो सर्कल होता है बेटा जो ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करता है। मैंने लिखा है टचेस साइड्स, ये 2 मरतबा लिख दिया बेटा, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये टचेस वर्टिस ऑफ ट्राइंगल और ये टचेस साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दोनों में याद रखना है। सरकम सर्कल वर्टिस को टच करता है और इन सर्कल जो है वो साइडों को टच करता है। ये बात याद रहेगी आपको। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास सरकम सर्कल होता है इसके अंदर मीडियन बनाते हैं, और जो आपके पास इंस्क्राइब सर्कल होता है इसके अंदर एल्टीट्यूड बनाते हैं। तो आप गौर से सुनो, ये है क्या मीडियन क्या है और एल्टीट्यूड क्या है। मीडियन जो बेटा हमारे पास होता है, अगर ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स में से पास हो और सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे कट करे, ये एम पी का मतलब है मिड पॉइंट। ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से पास हो और सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे कट करे, ऐसी लाइन को कहते हैं मीडियन। तो ये 3 मीडियन है, एक ये वाला मीडियन और एक ये वाला मीडियन और एक ये वाला मीडियन। दोबारा सुनो, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से पास हो और सामने वाली लाइन को आप बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे कट करें, वो मीडियन है। और एल्टीट्यूड क्या है, दोनों में फर्क। अच्छा, तीनों मीडियन, किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब होता है सेम होते, कॉन्करेंट। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन आपस में कॉन्करेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज आता है कि द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश, और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। इक्वल है, क्या है, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट वर्ड लिखा हो इस तरीके से, CONGURENT, ये याद रखना है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो होते हैं बेटा हमारे पास, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से पास हो और सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर कट करे, यानी परपेंडिकुलर कट करे, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से पास हो और सामने वाली लाइन को बीच वाले पॉइंट पे नहीं बल्कि 90 डिग्री से करे, परपेंडिकुलर, हो सकता है 20 से ऊपर हो सकता है 20 से नीचे हो, सो ऐसी लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और याद रखना, किसी ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड भी आपस में कॉन्करेंट, ठीक है, आपस में कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीजें भी याद रखनी है जो मैंने वर्डिंग कही। अगर कोई मसला है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यू ये होता है कि किसी भी ट्राइंगल के सारी साइड को प्लस करने पर क्या बनता है। तो याद रखिए बेटा, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब प्लस करोगे तो 180 बनता है। क्या बनता है, 180 बनता है। इसके बारे में वर्बली बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। कि याद रखना बेटा, किसी भी सीधी लाइन का, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका एंगल भी हमेशा 180 होता है, 180 डिग्री होता है। आप डी स्केल इसके ऊपर रखोगे तो 0 से लेकर 180 तक आपको सारा एंगल मिल जाएगा। ये कहलाता है ऐसी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। एक बात, एक और चीज, किसी भी सर्कल का, सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री।
और रेडियन के अंदर कितना होता है 2 पाई। किसी सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो पीछे करके देख लेना इसको, ठीक है। तो किसी भी सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है डिग्री के अंदर वो 360 होता है, और रेडियन के अंदर हमारे पास जो है वो कितना होता है, वो होता है जनाब 2 पाई, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि रेडियन के अंदर एंगल और डिग्री के अंदर दोनों आपने याद रखने हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि किसी डिग्री वाली एंगल्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो डिग्री वाला अगर आपके पास रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, पाई ऊपर होगा 180 नीचे होगा। और अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको 180 को ऊपर और पाई को नीचे लिखना होगा। ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 30 डिग्री को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, 30 डिग्री को आप कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन के अंदर, तो पाई बाय 180 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6, और ये बन गया आपके पास पाई बाय 6, ठीक है बेटा, पाई बाय 6 रेडियन, ये आपके पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह यहाँ अगर रेडियन में मान लो, रेडियन में मेरे पास है पाई बाय 2, तो इसको आप मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से। तो पहली पोर्शन में पाई से पाई कैंसिल, जब पाई होगा तो ही रेडियन होगा, पाई नहीं होगा तो रेडियन भी नहीं होगा। सो 2 1 जा 2 9 जा, और बेटा ये आपके पास 90 डिग्री बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने किस तरह कन्वर्ट करते हैं इसको। और रेडियन का एंगल टोटल कितना होता है सर्कल का 2 पाई, और अगर सिर्फ हाफ एंगल की बात करें तो वो बेटा 180 होता है डिग्री के अंदर, और उसके अंदर रेडियन के अंदर सिर्फ पाई होता है, एक पाई की वैल्यू 180 होती है। डिग्री के अंदर 180 हाफ एंगल किसी सर्कल का, और रेडियन के अंदर पाई। ये चीज़ें बेटा आपने याद रखनी है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसमें से जो एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपका अपलोड कर चुका हूँ बेटा, दोनों लेक्चर को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज में आपको मसला ना हो। उम्मीद है कि अगर 15 एमसीक्यूज में से 12 एमसीक्यूज तो पक्के, 12 तो खैर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही सारी की उम्मीद है, बट कोशिश है कि 12 से 13 एमसीक्यूज ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको टॉपिक बताए। इंशाल्लाह पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई और बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। मैंने आपके लिए अच्छी खासी मेहनत की इस दिनों, चूँकि नेट नहीं काम कर रहा था और अभी रिसेंटली अभी नेट ने काम शुरू किए, तो दैट इज़ वाई मैंने जो है वो वीडियो बना दी है। काफ़ी देर हो रही है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई। सो रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कल ही पेपर है तो उनका कोई फ़ायदा हो जाएगा बेटा, ठीक है। रातों रात अगर वो सुबह तक भी वीडियो देख लें तो उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये एमसीक्यूज़ है, मैट्रिक क्लास के हैं, और इंशाल्लाह इसके अपने कोर्स का सीरीज़ हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।